Good morning, students. Myself Rajeshwari Devi Rathore, Assistant Professor in History. आज हम जो है नया टॉपिक ले रहे हैं बंगाल में दोहरा शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने आकर बंगाल में अनेक प्रशासनिक सुधार किए थे और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार को ही दोहरे शासन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम लेंगे दोहरा शासन प्रबंध का अर्थ। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। दीवानी से तात्पर्य यह था कि कंपनी बंगाल में लगान वसूली की व्यवस्था करे तथा राजस्व संबंधी अभियोगों का फैसला भी करे। फरवरी 1765 में बंगाल के नवाब ने निजामत के कार्य कंपनी को पहले ही सौंप दिए थे। निजामत के क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के अभियोग आते थे, परंतु क्लाइव दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के कार्यों को संभालने के लिए तैयार नहीं था। वह केवल सेना व कोष पर कंपनी का नियंत्रण देखना चाहता था। इस कारण क्लाइव ने विदेशी नीति तथा विदेशी व्यापार का प्रबंध कंपनी के नेतृत्व में ले लिया और राजस्व वसूली तथा न्याय करने का कार्य नवाब को सौंप दिया। इन कार्यों को संपन्न करने के बदले कंपनी ने नवाब को 53 लाख रुपया वार्षिक देने की व्यवस्था कर दी। शाह आलम के फरमान से बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी कंपनी को प्राप्त हो गई थी। अब हम लेंगे, इस प्रकार से बंगाल का प्रशासन दो शक्तियों में विभक्त हो गया था। क्लाइव की इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना ही बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था कहलाई और यह व्यवस्था 1767 से 1772 तक कार्य करती रही। अब हम लेंगे दोहरे शासन प्रबंध से लाभ और हानियां। तो पहले हम ले रहे हैं लाभ। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रतिपादित दोहरी शासन व्यवस्था की आलोचना भी हुई, लेकिन इसके कई लाभ भी निकले। तो पहला है बिना उत्तरदायित्व लिए कंपनी का संप्रभु होना। संप्रभुता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व वहन करना आवश्यक होता है, परंतु क्लाइव ने इस व्यवस्था के माध्यम से बंगाल की प्रभुता तो कंपनी के हाथ में केंद्रीभूत कर दी और बंगाल के प्रशासन का उत्तरदायित्व उस नवाब पर डाल दिया जिसके हाथ में कोई सत्ता नहीं रह गई थी। नवाब कंपनी का केवल पेंशन भोक्ता रह गया था। धन के अभाव में वह बंगाल वासियों के लिए न्याय और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता था। उधर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व कंपनी के कोष में जमा होता रहा। लगान वसूली का उत्तरदायित्व इस नायब नाजिमों पर रहा और सूबों की आर्थिक व्यवस्था पर कंपनी अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखी। दूसरा है लाभ में ही दूसरा है कंपनी की आर्थिक व सैन्य शक्ति का प्रबल होना। क्लाइव में उस समय साम्राज्य विस्तार की अभिलाषाएं इतनी अधिक नहीं थीं जितनी कि व्यापारिक तथा आर्थिक उन्नति करने की थी। लगान वसूली के लिए उसे अपने कर्मचारी भी नहीं रखने पड़े, अतः कंपनी द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत बिना उत्तरदायित्व का भार वहन किए ही अपनी आर्थिक दशा में आशातीत सुधार करती रही। शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त होने के कारण सामान्य प्रशासन में भी उसे कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। नवाब को अपनी पेंशन के 53 लाख रुपयों में ही ये सब कुछ करना पड़ता था। इस प्रकार कंपनी के पास प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित हो गया, जिसकी सहायता से कंपनी ने अपने सैन्य बल को सुदृढ़ कर लिया। अगला लाभ है कंपनी को क्लाइव ने अन्य विदेशी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता से बचा लिया। यदि क्लाइव बंगाल की समस्त प्रभुत्व शक्ति को अपने हाथ में ले लेता तो यूरोपीय देशों की अन्य शक्तियों को ब्रिटिश कंपनी से ईर्ष्या होती। फ्रांसीसी और डच अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी से आतंकित समझते, परंतु क्लाइव ने इस शासन व्यवस्था के माध्यम से बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की प्रभुता स्थापित की। इससे अन्य विदेशियों ने भी द्वेष नहीं किया। नेक्स्ट अगला लाभ है कंपनी को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता न पड़ना। यदि कंपनी दीवानी और निजामत दोनों क्षेत्रों के कार्य को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का प्रयास करती
तो उसे अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती और उस समय कंपनी के पास अनुभवी अंग्रेज कर्मचारी न्यून संख्या में थे। यदि नवीन व्यक्ति इंग्लैंड से बुलाए जाते तो कंपनी पर अधिक आर्थिक भार हो जाता। नेक्स्ट है क्लाइव द्वारा भारतीय प्रशासकों को बदनाम करना। क्लाइव बड़ा ही धूर्त, कूटनीतिक और दूरदर्शी व्यक्ति था। वह इस दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल के नवाब, उसके नायब नाजिमों तथा अन्य उच्चाधिकारियों को बंगाल वासियों की दृष्टि में असफल प्रशासक सिद्ध कर उन्हें आम जनता में बदनाम करना चाहता था। इसके उपरांत वह बंगाल का प्रशासन अपने देशवासियों के हाथों में देकर उन्हें सफल प्रशासक सिद्ध करना चाहता था, ताकि भविष्य में भारतवासी उसका विरोध व अनादर न कर सके। अगला लाभ था मराठों के प्रकोप से बचना। क्लाइव यह भली भांति जानता था कि मराठे इस समय शक्तिशाली हैं, उनसे उलझना उचित नहीं। शाह आलम को वे अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। भोंसले ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना चौथ वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अतः यदि क्लाइव बंगाल का प्रशासन पूर्ण रूप से कंपनी के प्रभुत्व में ले लेता तो मराठे इसे सहन नहीं करते और उनसे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती। अगला लाभ है क्लाइव कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी ही रखना चाहता था। क्लाइव बंगाल के नवाब की छाया तथा नाम के आवरण में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी ही रखना चाहता था। वह अपनी कंपनी के संचालकों को भी इतनी शीघ्रता से यह नहीं बताना चाहता था कि कंपनी व्यापार के क्षेत्र को छोड़कर पूर्णतः राजनीतिक संस्था के रूप में आ गई है। इसीलिए भी उसने बंगाल में यह दोहरी शासन व्यवस्था लागू की थी। तो ये थे दोहरे शासन प्रबंध के लाभ। अब हम लेंगे दोहरे शासन प्रबंध के हानियाँ। क्लाइव ने जो द्वैत शासन व्यवस्था बंगाल में प्रचलित की, उसमें कुछ दोषों का होना स्वाभाविक था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार तथा उत्तरदायित्व को एक दूसरे से विलग कर दिया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति कंपनी में केंद्रीभूत थी, परंतु शासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लेकर उसने नवाब के कर्मचारियों को हस्तांतरित कर दिया था। इस प्रकार कंपनी के पास शक्ति अवश्य रही, पर वह उत्तरदायित्व के भार से मुक्त थी। अतः इस प्रकार की दोहरी शासन व्यवस्था में से प्रशासन में कुछ कमियां अवश्य रहीं और उन कमियों के कारण प्रजा, कंपनी व नाम मात्र के नवाब दोनों के प्रशासन के मध्य पिसती रही। तो पहली हानि है बंगाल का प्रशासन शिथिल होना। इस शासन व्यवस्था का प्रमुख दोष यह था कि वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में थी, पर वह शासन का भार उठाने को तैयार नहीं थी। नवाब नाम मात्र का शासक था, पर प्रशासन का समस्त भार उसी पर डाल दिया गया था। नवाब को केवल 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में मिलते थे। उस धन से वह राज्य का प्रशासन संचालन में असमर्थ था। उसके अधिकारी व कर्मचारी उसकी वैधानिक स्थिति से भली भांति परिचित हो गए थे। वे न तो नवाब की आज्ञा मानते थे और न ईमानदारी से प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग देते थे। वे भी अपनी जेब भरना अपना प्रमुख एवं प्रथम कर्तव्य समझते थे। उनकी इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप बंगाल का प्रशासन दिनों दिन शिथिल पड़ता गया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। दूसरी हानि थी बंगाल में न्याय व्यवस्था का नष्ट होना। न्यायपालिका नवाब के ही कार्यक्षेत्र में थी। न्यायाधीशों को वेतन नहीं वही देता था। अर्थाभाव से न्यायाधीशों को समुचित वेतन ही नहीं मिलता था और जो मिलता था वह भी समय पर नहीं मिलता था। इस कारण वे मुल्जिमों से रिश्वत लेकर न्याय के पथ से विचलित हो जाते थे। फौजदारी अभियोगों में वे अपराधियों से धन लेकर या तो उन्हें अपराध से मुक्त कर दिया करते थे या उनकी सज़ा में कमी कर देते थे। न्याय व्यवस्था एक सी नहीं रही थी। जिन अभियोगों में अंग्रेज़ों का स्वार्थ टकराता था उनमें न्याय अंग्रेज़ी कानून के अनुसार होता था। गांवों की न्याय व्यवस्था सर्वथा चौपट हो गई थी। नेक्स्ट है भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो गया तथा किसान भूखों मरने लगे। इस द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत कंपनी ने लगान वसूली करने के लिए ठेके की प्रथा अपनाई।
अतः भूमि 1 वर्ष के लिए ठेके पर दे दी जाती थी। ठेके पर लेने वाले व्यक्ति भूमि की उर्वरता को बढ़ाने व बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत वे किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे। इससे भूमि की उर्वरता निरंतर नष्ट होती गई और किसानों पर जुल्म बढ़ते गए। अभाग्यवश उसी समय बंगाल में 1770 में अकाल पड़ गया। कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनता मौत की ग्रास बन गई। पैदावार न होने पर भी किसानों का भयंकर शोषण करते रहे। सरकार से न्याय की आशा न रखते हुए किसान भूमि छोड़कर भाग गए और काफ़ी संख्या में किसान और जानवर भूख से मर गए। अगली हानि है राज्य के गृह उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना। कृषि के साथ साथ बंगाल के कुटीर उद्योग भी नष्ट हो गए। बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण प्रांत के व्यापार पर भी उनका एकाधिकार स्थापित हो गया। वस्तुतः कंपनी के कर्मचारियों ने व्यापारिक क्षेत्र में भी मनमानी लूट खसोट करना आरंभ कर दिया। इससे राज्य के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। जुलाहों और दस्तकारों के साथ कंपनी के कर्मचारी बड़ा घृणित व्यवहार करते थे। उनसे बलपूर्वक वे अपना मनचाहा सामान तैयार करवाते थे और वे उन्हें अपना दास समझते थे। कंपनी के अधिकारी कच्चा रेशम उत्पादन करने के लिए भारतीयों को बाध्य करते थे तथा रेशमी वस्त्र इंग्लैंड से आयात करते थे। अतः जुलाहों की दशा अत्यंत दयनीय थी। नेक्स्ट है कंपनी तथा नवाब के अधिकारियों में असहयोग की भावना। कायदे से तो द्वैत शासन प्रणाली में दोनों नवाब तथा कंपनी को पारस्परिक सहयोग से कार्य करना चाहिए था, परंतु बंगाल में इसके विपरीत देखा गया। कंपनी के अधिकारी अपने को शासक समझते थे और नवाब के कर्मचारियों को अपना शासित। अतः कंपनी के अधिकारी सत्ता के नशे में केवल अपनी जेब भरने की चिंता करते थे। प्रशासन के संचालन तथा जनता के हित के लिए वे नवाब के कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं करते थे। इसके विपरीत वे नवाब के कर्मचारियों के कार्यों में पद पद पर हस्तक्षेप करते थे। परिणामतः बंगाल का प्रशासन बिगड़ता गया और राज्य में भ्रष्टाचार व्यापक होता चला गया। इस प्रकार क्लाइव द्वारा प्रतिपादित यह दोहरा शासन बंगाल के लिए अभिशाप बन गया। तो ये थे दोहरे शासन की हानियाँ। अब कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्वैत शासन के कारण बंगाल जैसा धनी प्रदेश भी एक कंगाल प्रदेश बन गया। कृषि और कुटीर उद्योगों के नष्ट हो जाने से बंगाल के अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। आम जनता कंपनी और नवाब के कर्मचारियों की लूट से दरिद्र बन गई। ऐसी स्थिति में 1770 के अकाल ने जनता में और भी त्राही त्राही मचा दी, परंतु कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी लगान वसूली में कोई कमी नहीं की। इन्हीं परिस्थितियों में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस दूषित प्रथा को 1772 में समाप्त कर दिया। तो ये था बंगाल में दोहरा शासन, उसके अर्थ, लाभ और हानियाँ।